नमस्कार, मैं अनन्या सहाय एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया सिटी लाइव में। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में सियासी मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है, 75% रिजर्वेशन को लेकर के। रिजर्व नीतीश कुमार की माने तो यह रिजर्वेशन लोगों के फायदे के लिए है। जातीय जनगणना के अनुसार जिन लोगों को बैकवर्ड और अदर बैकवर्ड कास्ट में कंसीडर किया गया है, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए वो और ज़्यादा रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। उसका प्रस्ताव रख चुके हैं जिस पे राज्यपाल के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। तो माना जाता है कि ये चीज़ें अब लागू हो चुकी हैं। जहाँ विपक्ष एक ओर इसके पूर्णतः से विरोध में है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी इसका पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं। सत्ताधारियों का कहना है कि यह रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है, इसे बढ़ाए जाने के कारण आने वाले स्टूडेंट्स पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लोगों को और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलेगी और बिहार का एक तरफ से डेवलपमेंट होगा। तो आज हम आए हैं इंडिया सिटी लाइव की तरफ से दरभंगा हाउस, जो कि पटना यूनिवर्सिटी का पीजी डिपार्टमेंट है। यहाँ आकर के स्टूडेंट से पूछना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उनका क्या कहना है, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के उनके क्या मत हैं, उनके क्या विचार हैं और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये कितना सही है, कितना गलत है या उनके कुछ और विचार हैं तो वो भी जो वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं, तो उनसे भी ये जानना काफ़ी ज़्यादा ही अलग होगा। तो हम लोग हैं अभी पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ और ये लोग बताएँगे कि रिजर्वेशन के बारे में इनकी क्या राय है। जी, मेरा नाम विशाल हुआ। हम लोग यहाँ पटना यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। देखिए, अगर आरक्षण कर देना ही है तो आरक्षण आर्थिक रूप से दिया जाए, ना कि जाति के रूप से। जब नीतीश कुमार के जो डाटा है, अगर उसमें 96 लाख डाटा में वीकर लोग हैं, तो उनको डायरेक्ट उनको दे दिया जाए सुविधा, या जो फाइनेंशियल हेल्प करना है कर दिया जाए। ये क्या हुआ कि हम किसी जाति को, ठीक है, हम जाति के हिसाब से दे रहे हैं, तो क्या फिर तो आप वही राजनीति कर रहे हैं कि जाति के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, उस पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं। आप पटना को या बिहार को आईटी सेक्टर में नहीं बदलना चाहते हैं। आप फिर जाति के नाम पे आप वोट लीजिएगा लोगों से, तो फिर आप वही तो बिहार को फिर पुराने रूप में ही रखना चाहते हैं। लेकिन जाति जनगणना जैसे रिपोर्ट आई, तो उसमें बहुत सारी जात को दिखाया गया कि वो अभी वीक है, बहुत वीक है, उसका अपलिफ्टमेंट और ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बारे में क्या कहोगे कि जैसे अपलिफ्टमेंट ज़रूरी है, तो क्या उसके लिए रिज़र्वेशन जितना दिया हुआ था, उससे ज़्यादा बढ़ा देना ज़रूरी है, बिहार में ख़ास करके? देखिए, अगर हमको पता है कि ठीक है, सामने वाला गरीब है, हम उसको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, हम उसको पढ़ाने में हेल्प करेंगे। हम क्या मतलब, हम ऐसा थोड़ी है कि हर एक जाति में पूरा जाति ही गरीब है। हर एक जाति में कुछ अमीर हैं। इनके जो डाटा है, डाटा में वही 94 या 96 लाख के समथिंग गरीब है लोग। डायरेक्ट उनको फाइनेंशियल हेल्प दे दिया जाए, उनको मंथली 10,000 का मंथली दे दिया जाए, वैसा नहीं देंगे। लेकिन हम जाति के नाम पे, ठीक है, पूरा जात से हमको वोट लेना है, तो हम जात के नाम पे आपको दे दिया आरक्षण। 2% जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को भी दिया जा रहा है, लेकिन जात जाति के नाम पे जो डिवीजन हुआ है बैकवर्ड कास्ट का, अदर बैकवर्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड कास्ट का, उस पर जो रिजर्वेशन है उसका कोटा अलग है। तो क्या ये जो डिफरेंस है दोनों में ये जरूरी है या सबको एक साथ मर्ज कर देना जरूरी है? देखिए, सबको एक साथ मर्ज कीजिए, और उन लोगों को मतलब फाइनेंशियल सेक्शन पे, मतलब जो फाइनेंशियली जो वीक हैं, उन पे मतलब एज़ अ फाइनेंशियल पे, ना कि जाति के नाम पे वैसा आरक्षण नहीं है। अगर फाइनेंशियली देना है तो फाइनेंशियली दीजिए। पूरा बिहार में आज तक कोई एक अच्छा मतलब कोई इंडस्ट्री नहीं है। आपके बिहार में बिहार को देख लीजिए, बगल में ही उत्तर प्रदेश है। वहाँ पे आईटी हब बन रहा है, नोएडा। कहाँ बिहार, आपको पटना, कम से कम पटना में कोई आपके पास 10 आईटी कंपनी है? नहीं है। आप क्या कर रहे हैं फिर? जाति के नाम पे बस आप राजनीति कर रहे हैं। आप तो बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं। आप पटना घूम लीजिए, पटना का कहाँ पे रोड कहीं पे सही है? पटना का जो तो हल्का रूरल में चले जाइए, पूरा रोड टूटा है। आप सुशासन बाबू, आप कहिएगा कि ठीक है सुशासन आ गया, क्या प्रशासन क्या कर रहा है? आपको दिन दहाड़े यहाँ पे गोली चल जा रहा है क्या? यही अब तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बस झूठ-मूठ का। हाँ, 15 साल में ठीक है, क्या था ना, पहले गड्ढा था, तो आज उसपे हल्का मिट्टी डाल दिया गया है, तो थोड़ा रोड प्लेन हो गया है, तो लोग हाँ, सुशासन बाबू आए, ये काम कर दिए। क्या किए हैं? उसपे पिच बनाइएगा ना, उसपे क्या बोला था कि जो गिट्टी वाला अलकतरा वाला रोड बनाइएगा ना, तो आप वो बना नहीं रहे हैं। बस वो जो रोड गड्ढा था उसमें मिट्टी भर दिए, हो गया, हम रोड प्लेन कर दिए। अब अपना इंट्रोडक्शन। अफसर आलम। अफसर आलम, नवा किस कोर्स में आप यहाँ पढ़ रहे हैं?
हम तो बीएड कर रहे हैं, अभी हम आए हैं दरभंगा स्विच टाउन से। हाँ, तब तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे कि अभी जो रिजर्वेशन चल रहा है बिहार में, रिजर्वेशन का प्रस्ताव दिया गया, उसके बारे में आपकी क्या राय जी, मेरा मानना है कि बिहार में जो है रिजर्वेशन जो है, मतलब जाति के आधार पर नहीं, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, हर जाति में मतलब ऊंच-नीच है, उसके आधार पे देना चाहिए। क्या अभी देखिए आप, ठीक है मांझी को आरक्षण है, क्या जीतन राम मांझी गरीब हैं, लेकिन उनके बच्चों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो अपर कास्ट के गरीब झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं, क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? वो तो गरीब के गरीब ही रह जाएँगे। क्या पासवान को आरक्षण की ज़रूरत है? 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 क्या झुग्गी-झोपड़ी में अपर कास्ट के लोग नहीं रह रहे हैं? तो का आरक्षण किस आधार पे आप दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जातिगत आधार पे हाँ, जो गरीब है उनको मिलना चाहिए, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन हर जाति में मतलब जाति के आधार पर आरक्षण, ये गलत है। इसको नहीं, हम लोग सही नहीं मानते हैं। बात रहा नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार से हम लोग खुश हैं इस बात से कि बड़ी अभी जो बीएड के शिक्षक हम लोगों के लिए बड़े पैमाने पे मतलब वैकेंसी आई है। चाहे 1,20,000 को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है शिक्षक को, उसको लेके हम लोग खुश हैं नीतीश कुमार से। इतने बड़े पैमाने पे किसी भी प्रदेश में मतलब नहीं आया है अभी तक बहाली। ये एक मतलब अपने आप में एक सफलता है नीतीश कुमार की, और फिर लाए हैं हम लोग भी उसमें दे रहे हैं। बेरोजगारी पे काम किए हैं, बहुत अच्छा है इस वर्ष, इसलिए उसके समर्थन में हम लोग हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है जैसा कि इसको लेकर के कि विपक्ष बार-बार ये कह रहा है कि जो इतनी बड़ी बहाली नीतीश कुमार दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो किसी के मतलब टैलेंट के आधार पर नहीं दिए, वो वैसे खड़े होके बस नौकरी बाँट दिए हैं। तो क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? ये गलत है, ये बोलना विपक्ष वालों का गलत है। अगर वैसा लगता है तो अपने बच्चों को बैठा दे, बीपीएससी में एग्ज़ाम निकलवा दे, पता चल जाएगा कि आसानी से मिला या अच्छे से। हम लोग भी एग्ज़ाम दिए थे, बैठे थे, क्वेश्चन का लेवल क्या था। और हल्ला विपक्ष के द्वारा तो हल्ला किया जाता है कि पूरा धांधली हुआ है, रुपया पे नौकरी मिला है, कहाँ? बहुत गरीब बच्चों को, मेरे गाँव में खुद एक तरफ से जो पढ़ने वाला था सबका हुआ है। बीपीएससी एक मतलब क्वालिटी वाला एग्ज़ाम था, ऐसा नहीं है कि कुछ से कुछ रुपया के आधार पे चाहे ऐसे बाँट दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगर ऐसे ही नौकरी मिला है तो बीजेपी अपने राज्य में काहे ना बाँट दे, जब वो गठबंधन में थी, तो उसको बाँट देना चाहिए ना नौकरी, ऐसे ही दे देते। बेरोज़गारी तो दूर होता किसी बहाने से। ये इलेक्शन आने वाला है, इसके वोट बैंक को प्रिपेयर करने के लिए ये रिजर्वेशन बिल्कुल, की माँग बिल्कुल, की गई है। बिल्कुल रिज़र्वेशन जो इस समय में आना, बस 24 को चुनाव को देखते हुए ये सब लाया गया और कुछ नहीं। और कुछ मेरे नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार आगे भी रही, तो बिहार में डेवलपमेंट बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, नहीं बढ़ेगा ही, बढ़ा ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। और रोज़गार के क्षेत्र में जो अभी महागठबंधन की सरकार है, ये तो बहुत कुछ कर रहा है स्टूडेंट के लिए। आज देखिए बोल रहा है लोग कि यूपी में भाजपा बोल रही है यहाँ चिल्ला-चिल्ला के, यूपी में क्यों नहीं रोज़गार दे पा रही है? यूपी के लड़के हमारे यहाँ टीचर में जॉइन कर रहे हैं अभी आके, तो वहाँ रोज़गार मिलता तो वो क्यों आते बिहार? कोई अपने घर से दूर रह के चाहेगा रोज़गार करना? अगर वहाँ मिल जाता तो यहाँ नहीं आते वो। देखिए भाजपा सरकार धर्म विरोधी नहीं है, वो बस हिंदू मुसलमान को लड़ा के अपना राजनीति करना चाह रही है। 2 करोड़ रोज़गार कहाँ गया? 15 लाख रुपया कहाँ गया? वो बताए ना बीजेपी का सरकार। वो सिर्फ़ हिंदू मुस्लिम, उससे कुछ थोड़ी होने वाला है। इतना दिन गठबंधन में सरकार चलाई नीतीश कुमार के साथ, कहाँ रोज़गार दे पाए? अब विपक्ष में चले गए थे, चिल्ला रहे हैं और क्या। अब नीतीश कुमार खराब है उनके लिए, पहले अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। बीजेपी वाले आपका नाम? मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, मैं मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हूँ। आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, यानी आप आगे रिपोर्टर, जर्नलिस्ट बनने वाली हैं। तो आपकी सोच बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस बात पे कि रिज़र्वेशन पॉलिसी के बारे में आपके क्या ख़्याल हैं? ये सिर्फ़ वोट बैंक के लिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष जैसा कह रहे हैं, इनका कहना है कि ये इलेक्शन के लिए एक पॉलिसी बनी है, या फिर इससे सचमुच जनता को फ़ायदा होगा? रिजर्वेशन पॉलिसी जो है अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो सरकार जो भी काम करती है, अपने हित में देखकर करती है, ना कि लोगों के हित में देखकर करती है। जैसे कि ये जाति के आधार पर कर रही है, तो ये बहुत बड़ा मतभेद का कारण हो सकती है, जाति मतभेद का कारण। इससे समाज में जाति मतभेद बन सकता है, और यही सब कारण है जिसकी वजह से कुछ दिन पहले जो जाति जनगणना हुई थी, उसके कारण भी अगर हम पहली तस्वीर देखें तो जाति जनगणना एक अच्छी चीज़ थी, और दूसरी तरफ उसकी ये भी तस्वीर है कि बहुत बड़ा जाति मतभेद का कारण भी बनी है। विपक्ष में बहुत सारे इससे विवाद भी हुए हैं। तो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें आरक्षण मिलनी चाहिए सबको, ज़रूरत के अनुसार पर मिलनी चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। सर मैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप अपने बारे में हमारे पब्लिक को बताएँ। मेरा नाम गौतम हुआ और मैं यहाँ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ, पटना यूनिवर्सिटी में। सर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे कि रिज़र्वेशन पॉलिसी के बारे में लोगों का जो कहना है कि वो कुछ हद तक, कुछ लोगों का कहना है कि सही है, कुछ लोगों का कहना है गलत है। तो क्या सही है, क्या गलत है, ये बिहार की जनता को डिसाइड करना है। आपको क्या लगता है? देखिए, इसके 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं, अगर देखा जाए तो।
संवैधानिक रूप से अगर आप देखें तो आज़ादी के पश्चात वैसे लोग जो समाज में हमारे सामाजिक रूप से पिछड़े थे, आरक्षण का आधार सामाजिकता रखी गई थी। ऊंच-नीच की जो भावना थी, उसको दूर करने के लिए ताकि लोग को आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सके, शैक्षिक रूप से सबल बनाया जा सके और वो मुख्य धारा समाज में शामिल हो सके, बराबर की उनकी भागीदारी हो सके। इस आधार पर आरक्षण दिया गया था शुरुआती 10 सालों के लिए। लेकिन उसके बाद वो जो लक्ष्य था, वो प्राप्त नहीं हो सका, तो उसको हर शुरुआती सालों के लिए 10-10 सालों के लिए बढ़ाया गया। अब वो इन्फिनिटी टाइप की हो चुकी है कि मतलब ये कब कोई दायरा तय नहीं है कि कब तक एक आधार ये तय किया जा सकेगा, जो समाज में पिछड़े रूप से लोग थे वो कब उस समानता के स्तर पर पहुँच पाएँगे, जिसके लिए तथाकथित सवर्णों को माना जाता है कि उनकी वजह से वो पिछड़े। लेकिन अगर वैज्ञानिक रूप से अगर हम इस चीज़ को देखें, तो थोड़ा-सा इसमें एक अंतर्विरोध है। क्योंकि जब तक आप ये तय नहीं कर पाएँगे कि आप किस प्रक्रिया के तहत समाज के वैसे लोग जो पिछड़े रह गए और उनके पिछड़ेपन का कारण क्या है? क्या वो सामाजिक पिछड़ापन है या वो आर्थिक रूप से पीछे हैं? क्या आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं? जब तक अगर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होगी जो ये तय सीमा के अंतर्गत बता सके कि इस प्रक्रिया के तहत लोगों को अगर हम सबल बनाएँगे तो आने वाले इतने वर्षों में एक तय सीमा के अंतर्गत ये सामाजिक रूप से सशक्त हो जाएँगी जातियाँ। तो जब कि चलो 90 के दशक के बाद या 2000 के बाद आखिर कोई एक तय सीमा तो तय करनी पड़ेगी ना कि ये जो पैदा हुआ बच्चा है, अब वो जाति और धर्म के आधार पर विभक्त ना होकर भारतीय नागरिक के रूप में होगा। उसको वो सारी प्रायोरिटीज़, फैसिलिटीज़ मिलेगी जो एक आम बच्चे किसी को भी मिल सकती है। तो जब इसकी कोई तय सीमा नहीं है, तो इसका ना किसी खास जाति को विशेष लाभ मिलने वाला है, केवल राजनीतिक लाभ प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल होगा। सर हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को माँ, दादी हम लोग को घर में डाँटती थी कि पढ़ाई करो, जनरल हो तो नहीं मिलेगी नौकरी या ओबीसी हो या बैकवर्ड हो तो उसमें बोला जाता था कि अरे रिज़र्वेशन है, तुम थोड़ा पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये जो डिफ़रेंस हो जाता है सेक्शन में, लोगों के बीच जो इसकी फीलिंग हो जाती है, तो क्या मेरिट को कोटा से रिप्लेस कर देना सही है? लोग सवर्ण में भी कुछ लोग हैं जिनको ज़रूरत है उस चीज़ की और रिज़र्वेशन में भी कुछ लोग हैं जो गॉड गिफ्टेड हो सकते हैं या उनको ऑलरेडी उनके पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज़ है कि उन्हें रिज़र्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है मेरिट और कोटा का, तो ये ज़रूरी है हमारे समाज के लिए क्योंकि अपलिफ्टमेंट तो ठीक है हम लोग मान सकते हैं कि आज़ादी के वक़्त अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन इसे बढ़ाते जाना और आज इतने साल बाद जहाँ डेवलपमेंट के कगार पे इंडिया बहुत आगे जा रहा है, वैसे में बिहार स्टेट में और ज़्यादा रिज़र्वेशन को बढ़ा देना, वो भी जाति के आधार पर, वो कितना सही है? देखिए, एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। आप अगर बिहार की जो जातीय जनगणना हुई है, अगर उस पर अगर ध्यान दें और उसके आधार पर जो आरक्षण का दायरा तय किया गया है, इसका मतलब जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी भागीदारी। तर्क यही है। अब इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि अगर आपको अपनी भागीदारी बढ़ानी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करें, ताकि आप अपनी भागीदारी अगर आपको भी हिस्सा चाहिए, उसी अनुपात में, तो आप ज़्यादा बच्चा पैदा करो। ये तर्कसंगत चीज़ है कि अगर आप वैज्ञानिक रूप से अगर किसी चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे कि कोई जातियाँ अगर बिहार की ले लीजिए, सवर्ण है और उनकी प्रतिशत कम है, इसका मतलब वो आर्थिक रूप से सबल है। इकोनॉमिक्स तो आप कब जात-पात खत्म होगा? आप किसी अगर राजनीतिज्ञ से आप पूछिए कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? हम किस दिन एक नागरिक के रूप में पैदा होंगे? गरीबी का कारण क्या है? मेरी गरीबी का कारण है अशिक्षा, मेरी गरीबी का कारण है ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा बच्चा। आप राजनीतिक रूप से आप कह सकते हैं कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा सशक्त है। पिछले 30-35 सालों में तो बिहार जैसे राज्य में किसी सवर्ण ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली है। तो 35 सालों में आप ये बताइए कि जो जिन जातियों के लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री बने और कैबिनेट के ज़्यादा जो पोस्टों को उन्होंने होल्ड कर रखा है, 60% से अधिक खर्च करने वाली जो कैबिनेट की जो वो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर उसमें पिछड़ी जाति के लोग ही हैं। केवल कुछ परिवार ही क्यों सबल हैं? 21वीं जो 2100 में 2125 में 2150 तक हम आरक्षण देंगे। आप 100% आरक्षण ही क्यों नहीं दे देते? 75 फिर आप ये 10%, 15% ऐसा वाला
आचरण करने से तो फिर होगा कि हर बार कोई एक नई जाति आएगी, कोई एक नया आंदोलन खड़ा करेगा, कहेगा कि वो मुझे और ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी चाहिए। अब कल को पिछड़ी जाति के लोग और वो कहने लगे कि हमें अति पिछड़ी जाति और दलित समाज में डाला जाए और उनकी आबादी का प्रतिशत अगर ज़्यादा है और यहाँ मान मंगवाने का एक ही तरीका है, ट्रेन उखाड़ो, सरकारी संपत्ति का नुकसान करो, तो अगर यही हथियार होगा, कोई ना कोई राजनीतिक दल का उनको संरक्षण भी मिलेगा, तो फिर इसमें भारतीयता का बोध तो समाप्त हो गया। थैंक यू सर। ये बहुत बड़ी बात हुई कि संविधान हमारा ये बताता है कि हम लोग इक्वल हैं, बराबर है, समान है, और फिर भी हम लोग जातिवाद का बोध करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो हमें जनता को खुद ही सोचना पड़ेगा, आपको, हमको, कि हमें कैसे जीना है, नागरिक बनकर या जाति के आधार पर। थैंक यू सर। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के ओपिनियन क्या है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश सरकार सही है, कुछ लोगों का कहना है कि पूरी तरह से गलत है, कुछ लोगों का ये कहना है कि बाकी सारी पॉलिसीज तो ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन की पॉलिसी की जहां तक हम लोग बात करें तो रिजर्वेशन की पॉलिसी में थोड़ी त्रुटि है। उसे जाति के आधार पर नहीं, सोशली बैकवर्ड के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड के आधार पर होना चाहिए। ये एक तरह से लोगों के साथ अन्याय है। तो इस पे हम लोग नहीं कह सकते कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ना हम, ना आप, ना सरकार। ये अगर किसी पे पड़ेगा, कोई इसे इसका लाभ किसी को होगा, इसका नुकसान किसी को होगा, तो वो है हमारी जनता। और जनता की राय ही सबसे ज्यादा यहाँ पे मायने रखती है। थैंक यू।